सभी को मेरा नमस्कार। फसल क्रांति के ये फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। पिछले एक आध हफ्ते से कोविड-19 का जो क्राइसिस चल रहा है, ये बहुत बड़ा महामारी के दिन चल रहे हैं पूरे विश्व के लिए। ऐसे मौके पे फसल क्रांति द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अलग अलग सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा एग्रीकल्चर का और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का क्या भविष्य रहेगा ड्यूरिंग लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर मतलब पोस्ट कोविड-19 क्या सिनेरियो रहेगा, उसके बारे में अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स द्वारा पिछले एक आध हफ्ते से यहाँ पे मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अपने अपने व्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अशोक पटेल स्वान एग्रो की तरफ से फार्म मैकेनाइजेशन कृषि यंत्र के विषय में मैं मेरे विचार यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा। मैं पिछले जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मैं फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कंप्लीशन के बाद पिछले 20 सालों से मैं फार्म इम्प्लीमेंट सेक्टर में ही पान इंडिया में कार्यरत हूँ। तो अभी जो हमारी कंपनी है स्वान एग्रो, न्यू स्वान मल्टीटेक लिमिटेड लुधियाना, जो पंजाब में स्थित है, इनके द्वारा किसानों के लिए जो वर्ल्ड लेवल की टेक्निक्स जो है, लेटेस्ट मशीनरीज, एग्रीकल्चर के जो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें सोइल प्रिपरेशन से लेकर सोइंग ऑपरेशंस, उसके बाद क्रॉप मैनेजमेंट जिसमें स्प्रेइंग हो जाता है, इंटर कल्टिवेशंस, इरीगेशंस, उसके बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, ये सभी प्रकार के जो फार्म ऑपरेशंस है, उन सभी ऑपरेशंस के लिए हमारी स्वान एग्रो कंपनी के द्वारा मशीनें बनाए जाते हैं। जो हमारी कंपनी का जो मेन फोकस है, वो फोकस 2-3 चीज़ों पे है। एक तो है एक्यूरेसी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जो तकनीक हाल में ईजाद नहीं हुई है या तो जो तकनीक वर्ल्ड में है लेकिन इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन फार्मिंग प्रैक्टिस के हिसाब से जो ऑपरेशंस यहाँ पॉसिबल नहीं हैं, तो उस टाइप की मशीनरी को डेवलप किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है एफोर्डेबल प्राइस, जो किसानों की जेब को शूट करे, जिसको किसान बाई कर सके, जिसके ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है, करंट प्रैक्टिसेस है, उससे कम आए, उस टाइप के मशीन बनाने की हमारी कंपनी की पूरी भरपूर कोशिश रहती है। पूरे पान इंडिया लेवल पे हमारी कंपनी के 200 से ज़्यादा डीलर्स है और हज़ारों किसानों ने स्वान एग्रो कंपनी के मशीनों का उपयोग करके उनका फ़ायदा उठाया है। अभी हम बात करेंगे फार्म मैकेनाइजेशन की। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एग्रीकल्चर में फार्म मैकेनाइजेशन मतलब कि कृषि यंत्र का क्या रोल है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रोल कृषि यंत्रों का है। उसका कारण मैं बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में आप देखो, अर्बनाइजेशन, गांव में कोई रहना नहीं चाहता। हर कोई, वो चाहे किसान का लड़का हो चाहे मजदूर का लड़का हो, सभी को शहरों में ही रहना है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है शहर की तरफ, ये जो जिसको अर्बनाइजेशन कहते हैं या तो मास माइग्रेशन जिसको हम कह सकते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ड्रजरी इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, मतलब हार्डशिप। कहते हैं ना, खेती करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। खेती में आपको धूप में काम करना पड़ेगा, बारिश हो गई, ठंड होगी, कोहरा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन जो ऑपरेशन करने हैं यू हैव टू डू इट एट दैट टाइम। तो ऐसी सिचुएशन में जब खेतों में काम करना पड़ता है तो बहुत ही पेनफुल होता है। तो एक कृषि यंत्र एक ऐसा माध्यम है जो आपका जो काम करने का जो टाइम है उसको रिड्यूस करता है। जैसे कि कोई काम है 1 एकड़ के लिए दिन भर लगता है, 10 घंटे लगते हैं, तो मशीनों के द्वारा वही काम आप 1 घंटे में कर सकते हो। मतलब जो दिन भर धूप में आपको काम करना पड़ता था खेतों में, वही अगर 1 घंटे में काम हो जाए तो आप मॉर्निंग आवर्स में या इवनिंग आवर्स में जब धूप कम होती है तब भी आप वो काम कर सकते हो। तो इस हिसाब से फार्म मैकेनाइजेशन है वो बहुत ही अच्छे से किसानों को फैसिलिटेट कर रही है। तो ये जो हार्डशिप की वजह से जो अर्बनाइजेशन
का जो दौर बढ़ रहा है उसको एक तरफ से रोक तो नहीं सकते किसी भी कीमत पे, लेकिन एक बहुत बड़ा एक ब्रेक लगा सकते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद फार्म मैकेनाइजेशन जो है वो जिसको बोलते हैं यील्ड पर हेक्टर, वो बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददरूप है। क्योंकि जो अलग अलग ऑपरेशन है ना, हमको लगता है कि सिंपल ऑपरेशन हो, मतलब आप कभी भी कर लो, कैसे भी कर लो, ऐसे नहीं होता है। किसी भी एक फसल का अगर हम एग्जांपल ले, जैसे कि मक्के का एग्जांपल ले लें ना, मक्के का जो दाना है वो कितनी डेप्थ पे गिरना है, वो कितनी स्पेसिंग पे गिरना है। आलू का भी वैसा ही है, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग, रो टू रो स्पेसिंग, उसका सोइल का जो पल्वराइजेशन जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, बहुत मॉइस्चर लेवल क्या होना चाहिए एट द टाइम ऑफ शोइंग, और ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो टाइम विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ही आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, और मैकेनाइजेशन की एब्सेंट में ये सब चीज़ें टाइमली हो नहीं पाती है। इसलिए जो यील्ड है मतलब उत्पादन पर एकड़ या पर हेक्टर, उसमें बहुत बड़ा फॉल होता है। फार्म मैकेनाइजेशन से अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक का डाटा मैं देख रहा था, तो अराउंड 25% इंक्रीज इन यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सबसे बड़ा रोल है। उसके बाद फार्म मैकेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो अभी आज की तारीख में जो इंडिया में ट्रैक्टर की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है। पिछले 10 साल से जो ट्रैक्टर सेलिंग रेट है वो जस्ट डबल हो गया है। अभी पिछले 2-3 साल में ही 7 लाख 8 लाख जितने ट्रैक्टर इंडिया में बिक रहे हैं, और उसके साथ साथ फार्म इम्प्लीमेंट का भी इतना ही ग्रो हो रहा है। या दूसरे शब्द में मैं कहूँ कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री ग्रो करने का मेन रीज़न है फार्म इम्प्लीमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी। आज से 10 साल पहले के जो किसान थे वो ट्रेडिशन में ही बिलीव करते थे, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में बिलीव करते थे। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 2008-10 के बाद जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो उनकी थिंकिंग है, उनकी सोच है, उनका काम करने का तरीका है, उन सभी में बहुत बड़ा चेंज आया है। दे आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। अच्छा, अभी कोविड-19 के बाद पोस्ट कोविड-19 क्या सिनेरियो रहेगा? तो सबसे पहले तो आज की तारीख में जो हालात है, जो इंडिया की और वर्ल्ड की सिचुएशन है, वो बहुत ख़राब है। ये कितने महीने बाद या कितने दिनों बाद उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका अभी कोई भविष्य नहीं बता सकता है। तो अभी जो लॉकडाउन पीरियड में या लॉकडाउन पूरा होने के बाद हमको क्या करना है, वो गवर्नमेंट की तरफ से, अलग अलग NGOs की तरफ से और बाकी सारी एजेंसियों की तरफ से बहुत सारे सुझाव हमको मिलते रहते हैं, तो उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है कि ये जो महामारी अभी चल रही है, तो अभी हमको उसके बारे में जितना कम सोचेंगे और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे, इतना ही बेनिफिट होगा। ऐसी महामारियाँ विश्व में पहले भी आई है और बहुत ही भयंकर तरीके से आई हुई है। कोविड-19 का अगर डेथ रेशियो देखें तो इट इज़ अराउंड 5%, उससे भी ज़्यादा डेथ रेशियो 10%, 25%, 30% डेथ रेशियो वाले भी महामारियाँ पहले वर्ल्ड में आ चुकी है। ऐसे ही एक महामारी के दरमियान एक किसी लीजेंड को किसी ने प्रश्न पूछा, कोई फेमस हस्ती थी, पर्सनालिटी, कि ये महामारी का सामना कैसे किया जाए। तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि सामना हमको महामारी का नहीं करना है, सामना करना है हमको हमारे डर का। महामारी से जो हमको डर लग रहा है, उससे कैसे हमको बाहर निकलना है, उसका हमको सामना करना है। तो ऐसी अलग अलग सिचुएशन तो आती रहेगी, जाती रहेगी, उसके बारे में ज़्यादा न सोच के अभी आने वाला समय कैसा रहेगा और क्या करना पड़ेगा, उसके विषय में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। अभी हम देख रहे हैं कि जो लेबर्स है, नॉट ओनली लेबर्स, इवन जो एजुकेटेड लोग से जो शहरों में हैं, वो भी डर के मारे गाँव की तरफ जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मास ट्रांसफॉर्मेशन माइग्रेशन हो रहा है शहरों से गाँव में। अभी मैं आपको ये बता दूं कि कोविड-19 कब ख़त्म होगा या कब कंट्रोल होगा, डेट नो वन नोज, बट आने वाले 2-3 साल तक जो ये शहरों से गाँव की तरफ माइग्रेशन हुआ है, वो वापस नहीं आने वाला है। वापस नहीं आने का मेन रीज़न है डर, क्योंकि क्या मालूम कब क्या हो जाए, हम फिर फंस जाए। और जिन लोगों ने ये फेस किया है ना, जो अपने घरों में नहीं है, जो बाहर है, जो लोग रास्ते पे है,
जिसको खाने का नहीं मिल रहा है, सोने के लिए सही जगह नहीं मिल रही है, उन लोगों ने महीना 1.5 महीना तक जो पेन फील किया है, जो सफ़र किया है, वो लोग 2-3 साल 5 साल तक ये जो डर उनके दिल में जहम में बैठ गया है उसको नहीं निकाल पाएंगे। वो लोग शहरों की तरफ मुड़ के आने वाले 2-4 साल तक नहीं देखने वाले हैं। मेरी ही बात करूं, अभी मेरे पिताजी का ही फ़ोन आता है डेली कि तुम सब छोड़ के गांव में आ जाओ, सब छोड़ के गांव में आ जाओ। वो भी इतना मतलब डरे हुए हैं कि क्या होगा। तो ऐसा है कि ये जो कम्युनिटीज़ का जो मास माइग्रेशन हुआ है गांव की तरफ, वो भी मुड़ के आने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो आने वाले 2-4 साल है वो मेरी हिसाब से एक इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। रूरल इकोनॉमी जो है, रूरल कम्युनिटी है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन का ही पीरियड रहेगा 2-3 साल का। अभी जैसे लेबर शॉर्टेज की, फार्म मैकेनाइजेशन डेवलप होने का इंडिया में मेन रीज़न है लेबर शॉर्टेज। अभी हम अगर सोच रहे होंगे कि जो माइग्रेशन हुआ है गांव की तरफ तो वो लोग सब खेती करेंगे तो फार्म इम्प्लीमेंट की ज़रूरत कम पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे से पहली वाली पीढ़ी ने जो पेन के साथ, जो डर के साथ, जो हार्डशिप से काम किया खेतों में, वो आज की पीढ़ी में वो ताकत नहीं है कि वो उस पेन के साथ में वो काम कर पाए। तो मशीन वो तो नेसेसिटी ही रहेगी, मशीन के बगैर आज का आदमी काम नहीं कर पाएगा। हमारी पीढ़ी तो नहीं कर पाएगी और जो आने वाली पीढ़ी है वो बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया है वे ऑफ थिंकिंग का, वे ऑफ लाइफ का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, कि वो डाइजेस्ट मतलब वो हार्डशिप को डाइजेस्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। तो मशीन ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा कि रूरल कम्युनिटी में क्या चेंजेस होगा। अभी इतनी सारा जब मास कम्युनिटी रूरल में ट्रांसफ़र हुआ है तो वो लोग हार्ड वर्क तो करने से रहे होगा, बहुत ही कम परसेंटेज जो है जो हार्ड वर्क करेंगे। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो गांव में जाएगा, लेकिन वो एजुकेटेड है, दे हैव अ टैलेंट। जो शहरों में कुछ न कुछ करते थे, अभी गांव में जब वो बगैर काम के बैठे रहेंगे तो कुछ न कुछ आइडियाज़ उनके दिमाग में जनरेट हो गए। वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज इन्वेंशन ऑफ मदर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये जो यूथ गांव की तरफ माइग्रेट हुआ है वो कुछ न कुछ आविष्कार करेंगे। अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टार्टअप, इनोवेशंस, जो स्किल डेवलपमेंट, ये सारे प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। लेकिन जिस मास में जो माइग्रेशन हुआ है, गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने मास में लोगों को एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार या काम दिलवा सके। तो अभी जो समय की ज़रूरत है वो है कि अपने पैर पे खड़े होने की, सेल्फ रिलायंट हम जिसको बोलते हैं, वो चाहे नेशन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मर हो, हर एक को अपने पैर पे खड़ा रहना पड़ेगा। आज की तारीख में सिनेरियो ये हुआ है कि हम हो गए डिपेंडेबल। किसान की बात करूं, मेरे खुद के खेत की बात करूं, तो आज से 25-30 साल पहले मेरे खेत में हम कम से कम 7-8-10 प्रकार की क्रॉप्स की फसल लेते थे और ऑलमोस्ट 90% जो घर की रिक्वायरमेंट है हाउस होल्ड की, वो हमारे खेतों से ही पूरी होती थी। लेकिन आज की तारीख में कॉटन के अलावा कुछ भी नहीं लगा रहे खेत में। क्यों? क्योंकि इट इज़ ए कैश क्रॉप। वो कॉटन कैश क्रॉप से पैसा मिलता है और पैसा देके आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो जो भी आपको चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में बाहर की जो सप्लाई है वो कहाँ तक पॉसिबल बनेगी, ट्रांसपोर्टेशन है वो कहाँ तक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएगा, नो वन नोस। तो सेल्फ रिलायंट जो है किसानों के लिए भी ज़रूरी है। उसी हिसाब से जो इंडस्ट्री है, अगर फार्म इंडस्ट्री, मशीन इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री की मैं बात करूं, तो अभी आज से 10 साल पहले फार्म मशीन के लिए हम मेरे ख्याल से अराउंड 60-75% जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ वो हम इम्पोर्टेड मशीन के ऊपर डिपेंडेंट थे। लेकिन पिछले 10-15 सालों में इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कृषि यंत्रों की जो इंडस्ट्री है, उन्होंने काफ़ी ग्रो किया है। बहुत सारे प्रकार की जो मशीनें हैं वो भारत में ही बनने लगी है। और इंडिया में जो पहले यूरोप से मशीनें बन के इम्पोर्ट होती थी, आज की तारीख में वही मशीनें वर्ल्ड की कंट्रीज़ में यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है।
ये बहुत बड़ा चेंजेस है। मतलब एक लेवल तक इंडियन इंडस्ट्री ने अपना जो क्वालिटी है, सुपीरियर क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो एक लेवल तक अचीव किया है। और आने वाला जो साल है उसमें जो इम्पोर्ट है वो इम्पोर्ट बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, और मैं कहूँगा कि आज की तारीख में है भी। लेकिन जो भी ये कोविड-19 की जो सीनेरियो चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से चाइना के ऊपर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिपेंडेबिलिटी कम करने की कोशिश करेंगे। अभी हालात ये था कि आप इटली से या जर्मनी से भी कोई चीज़ इंपोर्ट करोगे तो वो आएगी मेड इन चाइना। मतलब वो यूरोपियन कंट्रीज़ भी उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, जो कुछ बन रहा था वो वहाँ बन रहा था। अभी हर कोई कंट्री कोशिश करेगी कि वो चाइना के ऊपर या दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। तो और इंडियन गवर्नमेंट ने पहले से ये कदम उठाया है, मेक इन इंडिया। आज का ही न्यूज़पेपर देख ले तो बिपिन रावत जी जो सेना के अध्यक्ष है तीनों सेना के, उन्होंने भी दिया है कि डिफेंस इंडस्ट्री में हमको सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि 70% एक्यूरेसी भी हमको डिफेंस जो इक्विपमेंट है, डिफेंस की जो मशीनरी है उसमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अभी आप समझ लो कि डिफेंस जैसी इंडस्ट्री में अगर वो 70% एफिशिएंसी के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में वो काम करने को तैयार है, तो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है ये तो जुगाड़ का सेक्टर है। जो ट्रैक्टर 5 लाख 7 लाख में मिलता है, वही ट्रैक्टर जुगाड़ करके हमारे किसान 1.5 2 लाख 3 लाख में भी बना लेते हैं। मतलब काम चला लेते हैं कहने का मतलब। तो ऐसा है कि जब डिफेंस सेक्टर में भी जब ये कम एफिशिएंट मशीन लेकिन लो कॉस्ट मशीन, सेल्फ रिलायंट मशीन के ऊपर जब वो डिपेंड करने की बात कर रहे हैं, तो यही ट्रेंड आने वाला है। अभी बात करें तो हमारे जो इंडियन हैं, हम व्हाट्सएप में और मजाक में भी कहते हैं कि हम जुगाड़ू पब्लिक है। तो हमारे जो किसान हैं, और जो मैंने पहले भी बात कही कि जो टैलेंट माइग्रेट होकर अभी रूरल की तरफ गई है, वो जुगाड़ करके कुछ ना कुछ नए इनोवेशंस वो आते रहेंगे। और वो जो इनोवेशंस है वो इंडस्ट्री को एडॉप्ट करने पड़ेंगे। जो बड़ी मशीनरी है जो लाखों रुपये की कीमत की जो आती है, वो भी 100% इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, यह कोशिश करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो छोटे टूल्स है, हैंड ऑपरेटेड टूल्स है, उसकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता निर्माण होगी। क्योंकि जो पब्लिक माइग्रेट हुई है रूरल में, वो खुद हाथों से इतनी हार्डशिप के साथ काम नहीं करने वाली है, उसको कुछ न कुछ टूल चाहिए काम करने के लिए। तो ये हैंड टूल्स वाला जो इंडस्ट्री है उसका भी बहुत बड़ा मार्केट आने वाला है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों सेक्टर में, इंडस्ट्री में भी और फार्मिंग में भी। अगर मैं बात करूँ स्प्रेइंग की या तो इंटरकल्टिवेशन की, इवन सोइंग की भी, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इरिगेशन में भी आजकल वो आ गया है। ये आज की तारीख में, आने वाले समय में इसका एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट होगा। और इंडस्ट्री को चाहिए कि उस टाइप की वो मशीन बनाए कि जो सेल्फ सेंसर, जिसको हम सादी भाषा में कहें कि वो सेंस करके वो अपना काम करे, ऑपरेशन करना है। उसके बाद इंडस्ट्री में भी ऑटोमाइजेशन ये नीड ऑफ द आवर रहेगी, क्योंकि लेबर जो है वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कम से कम आने वाले 2-3 साल के लिए। और जब लेबर 3 साल तक यहाँ नहीं होगा, और जैसे मैंने बोला कि वो रूरल इकोनॉमी जब डेवलप हो जाएगी ड्यू टू द नीड ऑफ द आवर, तो जो लेबर है 3 साल के बाद भी वापस अर्बनाइजेशन की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तो इंडस्ट्री को भी सेल्फ रिलायंट रहना पड़ेगा, अपने आप को होना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा ऑटोमाइजेशन की तरफ, कि मिनिमम मैन पावर की रिक्वायरमेंट में और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मशीन के साथ में मशीनों का उत्पादन करें। और जो भारत के किसान हैं उनको जैसा चाहिए, उसकी जो डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका पे इनकम करे, उस टाइप की मशीनें का वो उत्पादन करें। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ दी फार्मिंग इम्प्लीमेंट, पर्टिकुलरली कृषि यंत्र जो है वो सब्सिडी के ऊपर निर्भर करता है। अभी तक किसानों का ट्रेंड ये था
कि गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रही है तो हम मशीन खरीदें, अगर नहीं दे रही है तो हमको मशीन खरीदना नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी मशीन आप लोगे, स्वान एग्रो कंपनी का जैसे हमारा रोटावेटर आता है, मल्चर आता है, पोटैटो प्लांटर आता है, पोटैटो डिगर आता है, स्ट्रो रिपर है, ट्रैक्टर ऑपरेटर रिपर बाइंडर है, पावर वीडर है, कोई भी मशीन का अगर हम ROI निकालें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, समझ लीजिए कि आपने मल्चर का ROI की मैं 2 मिनट में बात करूंगा कि मल्चर की कीमत पौने 2 लाख रुपए के आसपास है। इनिशियली ये कीमत बहुत ज़्यादा लगती है, सब्सिडी के बगैर किसान उसके बारे में सोचने की खरीदने की सोच भी नहीं सकता है। लेकिन अगर मल्चर आपने 2 लाख रुपये में भी लिया कैश देके और उसके बाद अगर आप उसकी ROI निकालोगे, उसने जो काम किया, जनरली 1 एकड़ में अराउंड 3 टन मतलब 30 क्विंटल जितनी धान की ट्रेश जिसको हम पराली बोलते हैं वो खेतों में रहती है। अब ये 30 टन जितनी जो पराली है उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत बड़े मात्रा में रहते हैं। जो हम DAP, यूरिया या दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जो हम हमारी ज़मीन को फर्टिलाइज़र सप्लाई करते हैं वो सप्लाई करने की आवश्यकता बहुत ही कम हो जाएगी। दूसरा, मल्चर चलाने के बाद जो सोइल की जो पोरोसिटी बढ़ती है, उससे जो एरेशन बढ़ता है, उससे जो जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो किसानों को अभी सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। किसानों को जो वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ वर्किंग है, वो उसमें अपने आप को चेंज लाना पड़ेगा। और वो सब्सिडी मिले चाहे ना मिले, मतलब दूसरों की सहाय के ऊपर डिपेंडेंट न रह के मुझे क्या आवश्यक है, अगर वो मुझे ROI में परवड़ता है, मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसके सामने अगर मुझे साल या 2 साल में उसकी कीमत वसूल होती है तो मुझे वो मशीन का उपयोग करना ही चाहिए। अभी फार्म इम्प्लीमेंट सेक्टर में ग्रो होने के 2 रास्ते हैं। एक है कस्टम हायरिंग, जो कोई एक किसान गांव में 2 किसान बड़ी मशीन खरीदता है और दूसरे किसानों का काम भाड़े पे करता है, दैट इज़ कस्टम हायरिंग, क्योंकि हर कोई छोटा किसान इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। और दूसरा तरीका है कि जो छोटे किसान है, मैंने बताया ना कि छोटे यंत्र जैसे पावर वीडर है, स्वान एग्रो के पास में 5 प्रकार के अलग अलग हॉर्स पावर की रेंज में पावर वीडर है। तो जैसी आवश्यकता है उस प्रकार के हैंड ऑपरेटेड सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनों की अभी डिमांड आने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फार्म इन्वेस्टमेंट की, बैंकिंग सेक्टर की, तो माइक्रो फाइनेंस का भी बहुत बड़ा रोल इसमें आने वाले समय में रहेगा, क्योंकि जो नए नए स्टार्टअप होंगे, नए नए एंटरप्रेन्योर्स खड़े होंगे गांव में, वो सभी को फाइनेंस की आवश्यकता होगी और बहुत ही कम अमाउंट में माइक्रो लेवल पे उसको फाइनेंस मिलेगा और वो लोग आगे बढ़ेंगे, तो पूरा रूरल इकोनॉमी में पूरा एक ट्रेंड चेंज होगा। तो अभी एक बार और फसल क्रांति को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म, फेसबुक लाइव पेज पे प्लेटफॉर्म दिया और आप सभी से बात करने का, आप सभी से मेरे विचार साझा करने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद।